नमस्कार। टारगेट विथ हिमांशु पर आप सभी का स्वागत है। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्स 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न्स यानी पाठचर्या की क्या इशू हैं, क्या कंसर्न है, क्या चिंताएं हैं। इसमें ही एक है जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता। अक्सर एक शिक्षक के रूप में हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे द्वारा उदाहरण दिया जाता है राम स्कूल जाता है। हमने यह उदाहरण बहुत कम दिया होगा कि सीता स्कूल जाती है। अगर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो राम स्कूल जाता है का संस्कृत बनवाएंगे, वह स्कूल जाता है का संस्कृत बनवाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि वह स्कूल जाती है या सीता स्कूल जाती है। और कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख कारण हमारा एक तो समस्या है कि हम स्वयं भी एक लिंग के प्रति ज़्यादा झुके हुए दिखते हैं। दूसरा यह कि हमारी पाठचर्या भी कुछ इस प्रकार से रहती है जिसमें पुरुष नायकों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिला नायकों को कम कम दिया जाता है, जिसकी वजह से हमने इस प्रकार का समाज बनाया है जिसमें पुरुष प्रधान जिसको कह सकते हैं आप, और एक जो लिंग है दूसरा लिंग है वो पिछड़ रहा होता है, या थर्ड लिंग जो होता है थर्ड जेंडर वो भी पिछड़ रहे होते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है 22-23 का एनसीएफ है उसमें इस चीज़ पर विशेष बल दिया गया है कि पाठचर्या सभी के लिए समान हो, इंक्लूसिव में लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के समय की अगर आप एनसीईआरटी देख लें तो उनमें आप देखेंगे कि पुरुष नायकों के साथ साथ महिला नायकों को भी जगह दी गई है और लगभग 50-50% उनको रखा गया है। पहले की किताबें या पहले की जो पाठचर्या जो रहती थी उस सब में जो एक भी एक्टिविटीज़ कराई जाती वो पुरुष प्रधानता होती थी। जो खेल कराए जाते तो पुरुषों को ध्यान में, बच्चों को ध्यान में रख के, लेकिन अब बच्चियों को भी ध्यान में रखा जाता है विशेष रूप से। तो जेंडर इक्विटी एक्चुअली वही चीज़ है जिसमें हम अपनी पाठचर्या में पिछड़ी लड़कियों को, यानी जो लड़कियां लिंग के आधार पर पिछड़ी हुई हैं उनको समावेशन करें, उनको एक साथ लेकर आएँ, पुरुषों के बराबर, या जो थर्ड जेंडर है उनको भी मौका दें। तो ये एक कंसर्न है, क्या क्या चिंताएं हैं, इन सब पर हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए इसमें जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन यानी कि लैंगिक समानता का क्या अर्थ है कि शिक्षा व्यवस्था में सभी लिंग, लड़के लड़की और ट्रांसजेंडर या जो नॉन बाइनरी व्यक्ति हैं, इन सभी के साथ निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान व्यवहार हमको करना है। ठीक है, और उनकी शैक्षिक पहुंच हो, जो अवसर शैक्षिक पहुंच और परिणामों के संदर्भ में सब में बराबर बच्चे को मौका मिले। केवल जेंडर इक्वलिटी का मतलब समानता नहीं है, इससे एक कदम आगे जो हमारे समाज में भेदभाव, जो सामाजिक पूर्वग्रह है, जो रूढ़िवादी सोच है कि यह काम यह नहीं कर सकता। हमारी किताबों में भी पुरुष को दिखाया जाएगा कि वह एक काम करते हैं और महिला को दिखाया जाएगा कि घर पर रहती हैं, भोजन बनाती हैं। तो महिला को बार बार हाउसवाइफ के रूप में दिखाया जाना और पुरुष को एक काम करता हुआ दिखाई देना, तो ये हमारा पूर्वाग्रह है। जबकि पिताजी को किसान बनाते देना और माताजी को किसान न बनाकर सिर्फ घर में रहना, घर में बच्चों की देखरेख करती हैं। तो इस प्रकार से क्या हमारे समाज में महिलाएं नहीं खेती करती हैं? करती ही हैं, लेकिन एक असमानता को हम दिखाते हैं पाठचर्या हमारी किताबों के माध्यम से भी, जो हमारी किताबें रहती हैं। तो ये सब कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं। इसके संबंध में लैंगिक समानता अगर है तो ये सुनिश्चित करेगा कि जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो शिक्षण सामग्री है, जो शिक्षण विधियाँ हैं और जो मूल्यांकन प्रणाली है, इस सब में कक्षा कक्षा की गतिविधियाँ सभी लैंगिक पक्षपात से मुक्त हों, उसमें किसी एक लिंग के प्रति हमारा झुकाव ना हो, संतुलित लैंगिक प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा दें और एक समावेशी और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण हमें तैयार करना है। ठीक है, मुद्दे क्या हैं, चिंताएं क्या हैं? देखिए, जब शैक्षिक सामग्री पितृसत्तात्मक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ये आप जानते हैं, आप शिक्षक हैं, आप किताबों को देखेंगे, अब सुधार हुआ है, लेकिन पुरानी किताबों को एक बार आप पढ़ लें तो महिलाओं के योगदान को कम किया जाता है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों में, हालांकि ये सही है कि स्वतंत्रता सेनानी में पुरुष ज़्यादा रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो रही हैं उनका भी, उनके बारे में जिक्र बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये आवश्यक है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी याद किया जाए। ठीक, विविध लैंगिक पहचानों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रणाली असमानता को बनाए रखेगी और आगे बढ़ाने का वही माध्यम बन जाएगा, और ये गंभीर चिंता का विषय है। ठीक, तो ये एक इश्यू है। भारतीय शिक्षा नीतियाँ और जो ढांचों में क्या, अगर आप संदर्भ में देखें तो लैंगिक समानता को एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय अन्य संबंधित सरकारी संस्थाओं के प्रमुख दस्तावेजों में एक क्रॉस कटिंग थीम के रूप में शामिल किया गया। मतलब इसमें सभी विषयों में समावेशन किया जाएगा। ठीक है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव, जो पिछड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे जैसे महिलाओं के नाम गायब हैं, नहीं दिखाए जाते हैं, तो उनको शामिल किया जाएगा। चाहे वो विज्ञान हो तो विज्ञान में है, या फिर भूगोल हो, भूगोल या इतिहास में
ठीक। तो इतिहास में अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा। भूगोल में साइंटिस्ट के रूप में जो महिलाएं हुई, विज्ञान में साइंटिस्ट के रूप में जो महिलाएं हुई हैं उनका जिक्र किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को दिखाया जाएगा। ठीक है। इससे सामाजिक न्याय, समान अवसर और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर आप देखें तो समावेशन में लैंगिक समानता को मूल आधार बनाया गया है। इसमें जेंडर इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया, यानी कि लिंग के आधार पर समावेशन हो हमारी पाठ्यचर्या में, हमारे शिक्षण पद्धतियों में, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब में जो लैंगिक पक्षपात है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। हमारी किताबें इस प्रकार से बनाई जाएं कि एक बच्चा, जैसे हम जब उदाहरण देख रहे होते हैं तो ज़्यादातर लड़कों की बात होती है, उसमें लड़का ये है, लेकिन हम लड़के को बजाय लड़कियों को भी उसमें शामिल करें। तो हमारी शिक्षण पद्धतियाँ जब हम उदाहरण दे रहे होते हैं या हम जो शिक्षण पद्धतियाँ अपनाते हैं शिक्षक के रूप में, तो लड़कों पर केंद्रित ना होकर उस लड़कियों पर भी केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी हमारे समाज में सब हमारे मानसिकता हमारी जो बनी हुई है लैंगिक पक्षपात को लेकर, उसको दूर करना है हमें। और इसमें जेंडर इंक्लूसिव फंड की भी परिकल्पना की, यानी कि जो बच्चियां पिछड़ रही हैं उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है, विशेष सहायता राशि उन्हें देती है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा हो, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए हो, और स्वयं की, जैसे आपने देखा रानी लक्ष्मीबाई जैसी योजनाएं चलाई गई, तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी पहल भी चलाई जाती है, जिससे आर्थिक सहयोग बच्चों को प्रदान किया जाता है, बच्चियों को। एनईपी भी देखिए संशोधन की आवश्यकता पर बल देती है, ताकि जो लैंगिक रूढ़ियां हैं उसको समाप्त किया जाए और महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं में जो दिखाया गया है अक्सर, इसको भी कम किया जाए। इसमें स्टेम पर विशेष बल दिया जाता है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस विषय में बालिकाओं की भागीदारी। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बच्चियाँ जो होती हैं वो गणित से डरती हैं, लड़कियाँ गणित से डरती हैं, साइंस से डरते हैं। एक समय था, अभी मान लीजिए कुछ हद तक बदलाव हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले तक तो लड़कियां आर्ट साइड से पढ़ती थी, लड़के साइंस साइड से पढ़ते थे। सोचिए, ये हमारे समाज की एक गहरी हकीकत थी, एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। तो लड़कियां आर्ट साइड में चली जाती थी, सोचिए, और एक साइंस साइड में बच्चे। तो ये एक क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या ही है, खाई ही हम बना रहे थे, जिसके कारण बच्चियाँ पिछड़ रही थी। लैंगिक समानता को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फैलन से जोड़ते हुए उल्लेख किया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण जो बालिकाओं में ड्रॉप आउट है, देखिए उसकी दर अधिक पाई जाती है। हमारे समाज में जो रीतियाँ हैं कि लड़की है क्या करेगी पढ़कर, घर पर ही रहना है, शादी ब्याह हो जाएगा, घर चली अपना घर बचाएगी, ये सब कहते हैं ना हम लोग। तो इससे बच्चियाँ छूटती हैं, मतलब बच्चियों या भावक स्वयं बच्चियों को नहीं भेजते हैं। बच्चा रहेगा उसको भेज देंगे पढ़ने के लिए, और बच्चे कहेंगे घर पर रहेगी, काम करेगी। तो ये हमारे सामने जो समस्याएं रहती हैं। स्कूल एजुकेशन अगर आप देखें, एनईपी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो एनईपी 20 पर ही आधारित है। इसमें फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी स्तर तक लैंगिक समानता को एकीकृत करना है। इसमें सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस जैसे विषयों में जेंडर सेंसिटिव कंटेंट को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, लिंग पर आधारित जो कंटेंट है, और विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिकाओं पर और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन अनुभाग में अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को समावेशन किया गया है, और मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता शिक्षा पर और लैंगिक हिंसा की रोकथाम जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन अनुभवात्मक अधिगम को महत्व देता है, यानी महिला अधिकारों पर परियोजना आधारित गतिविधियाँ अपनाई जाती हैं। बच्ची एक बना रही, एक चित्र बना रही है, लड़का लड़की एक समान, ठीक है, और उसमें नारा है सबको सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक। हम जब विद्यालयों के लिए रैलीज निकालते हैं तो हम भी बहुत से स्लोगन बच्चों से करवाते हैं, जिसमें बच्चियों को विशेष स्लोगन हम लोग लगवाते हैं जब हम लोग स्कूल में रैलीज निकलवाते हैं कि बेटा हो या बेटी सबको पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इस प्रकार की जो बनाई जाती हैं, हमारे द्वारा व्यवहार में लाई जाती हैं, ये सब इसीलिए है कि हमारे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा जा सके। एनसीईआरटी के भी दिशा निर्देश हैं कि हमारी जो किताबें हैं, सबसे बड़ी बात तो किताब ही तो पढ़कर हम या आप या बच्चे स्वयं भी उसी के हिसाब से अपनी पाठ्यचर्या को लागू करते हैं। तो इसमें यह प्रयास किया गया है कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो, यानी कि वह जाता है ज़्यादा हम लोग जो कहते हैं उसके अलावा वह जाती है का भी प्रयोग हो, यानी लैंगिक रूप से तटस्थ भाषा का प्रयोग करें, संतुलित प्रतिनिधित्व, यानी लगभग 50% महिला नायकों को शामिल करें पाठ्यचर्या में, पाठ्यपुस्तकों में। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदानों को पाठ्य सामग्री में हम स्थान दें। ठीक है। रिमूविंग जेंडर बायस फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी के दस्तावेज में मतलब पाठ्य पुस्तकों में मौजूद निरंतरता बनी रहने वाली समस्याओं का विश्लेषण करते हुए नियमित पाठ्य पुस्तक ऑडिट की सिफारिश करते हैं, यानी कि हम देखें किताबों का ऑडिट हो और उसमें
जेंडर बायस्ड ना हो, मतलब एक ही लिंग के प्रति ज़्यादा झुकाव हमारी किताबों में नहीं होना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान 2018-23 जो इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक समानता को एकीकृत करता है, विशेष रूप से बालिकाओं के नामांकन और निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करता है, और उसमें जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं इसी के क्रम में चलाई जाती हैं, ताकि जो बच्चियां हैं जो पिछड़ रही हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इसमें सुरक्षा को लेकर, जीवन कौशल को लेकर भी समस्या रहती है। इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोका जाए और स्कूल छोड़ने की जो समस्या है कम किया जाए। ठीक है, एनसीटी के निर्देश भी देख लीजिए। इसमें एनसीटी ने भी ये प्रयास किया है जेंडर एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम में बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जेंडर सेंसिटिव यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े मॉड्यूल को शामिल किए जाएंगे। शिक्षकों में मौजूद व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की पहचान करना, यानी कि शिक्षक स्वयं भी इस चीज़ को अक्सर प्रयोग में लाते हैं। आप स्वयं भी अपने आप को कभी याद करें अपने अनुभव को कक्षा में पढ़ाते समय कि हम यह एक लिंग के प्रति ज़्यादा झुकाव यह रहता है हमारा। हम उदाहरण देते हैं जब समझाते हैं किसी चीज़ को, तो हम पुरुष नायकों की चर्चा ज़्यादा करते हैं, महिलाओं की कम करते हैं। यह समझना कि पूर्वाग्रह कक्षा कक्षी गतिविधियों, छात्र शिक्षक संबंधों और सीखने के माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं। और जब हम बार बार पुरुष की बात करते हैं तो बच्चियों के मन में भी ये मानसिकता बन जाती है कि हाँ, ये पुरुष की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें नियंत्रण करना है इस पर। इसमें अन्य सरकारी स्रोतों को भी आप देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ये क्या करती है, लैंगिक संवेदनशील पाठचर्या को बढ़ावा देने पर बल देती है। इसके अलावा यूजीसी की रिपोर्ट सक्षम में उच्च शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए पाठचर्या संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार आरटीई के द्वारा लैंगिक समानता का हालांकि उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन भेदभाव निश्चित प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा में समानता और न्याय की बात कही गई है। तो समानता और न्याय सभी को समान मौका देता है। अब पाठचर्या से जुड़े मुद्दों को, चिंताओं को भी देख लीजिए। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम इस हिस्से को कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपका धन्यवाद।